हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन एकेडमी। सो देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑलरेडी इसके रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस डाली थी, दैट इज एसिड बेस सॉल्ट्स के रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस डाली हैं टॉपिक वाइज, वो आपने देख लिया होगा। बिकॉज अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तभी आपको इस वीडियो का फायदा मिलेगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं आपको इतने डिटेलिंग में हर चीज नहीं समझाऊंगा, बट प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स एक बार आपके साथ मैं डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअलिटी के अंदर जो आपके क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इन वीडियोस की अपनी ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए इनको अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना। एंड आई होप एट द एंड ऑफ दीज वीडियोस आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में बोर्ड के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये सब वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो एक हमने फैमिली बनाई है ये और अच्छे से आगे बढ़ सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमें बात करनी है बेटा 1 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। देखिए क्या कहता है, गिव ए रीजन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एसिटिक एसिड। इसका क्या रीजन है? देखिए मैं एक बात आपको बता देता हूं कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, जो कंडक्टिविटी है बेटा, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने ज्यादा आयनाइज्ड हुए हैं आपके। आयनाइज का मतलब है जैसे कि अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मेरे पास जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैं बात करता हूं ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करता हूं मैं, तो ये होता है HCl। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा, मतलब अगर ये आयनाइज होगा, मतलब जब ये आयंस में टूटेंगे तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मेरे HCl के, वो सारे के सारे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर हमारा क्या हो जाता है, टूट जाता है। फिर पानी के अंदर यही हमारा H पॉजिटिव मिलकर हमारा बनता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में ये बातें पढ़ी हुई हैं। तो जितने ज्यादा ये हाइड्रोनियम आयंस पैदा करेगा वो जो सॉल्यूशन है उतना ही कंडक्टिव नेचर का होगा। अब पता क्या प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ये लगता है कि जितने हमारे H या हाइड्रोजन जितना प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर उतनी ही ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होती है, और यही गलत बात है। अब यहां पे बात करी गई है कि एसिटिक एसिड की, जो कि है CH3COOH है, ठीक है, ये एसिटिक एसिड की यहां पे बात हो रही है। आप मानेंगे नहीं कि इसके अंदर कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि जब ये डिसोसिएट करेगा तो इसमें 4 हाइड्रोजन बनेंगे, मतलब 4 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपका आयनाइज होता है, पहली बात, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं मेरे एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर्ली आयनाइज होते ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे, कुछ मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होते, वो एज ए मॉलिक्यूल ही रहते हैं। और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं कि जो एसिटिक एसिड है उसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन हमें मिलता है, सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन हमें मिलेगा। और इंस्टेड ऑफ 4 सिर्फ एक ही मिलता है। और कुछ तो आपके आयनाइज होते ही नहीं है, इसकी वजह से ये आपका एक वीक एसिड भी कहलाता है। और जिसके अंदर कम नंबर ऑफ आयंस हो, जो कम आयनाइज हो आपका सोल्यूशन के अंदर, उसकी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम ही होती है। तो ये तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। बाकी प्रॉपर जो है ये इसका आंसर है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। कहता है कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन टू द सोल्यूशन। कितने नंबर ऑफ आयंस आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, ये इस बात पे डिपेंड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, मतलब उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटकर आयंस बन जाएंगे। वेयर एज एसिटिक एसिड CH3COOH एक वीक एसिड है, और क्योंकि वो वीक एसिड है इसलिए वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। जैसे आपको मैंने बताया एसिटिक एसिड के अंदर 4 हाइड्रोजन जरूर है, लेकिन एक ही हाइड्रोनियम आयन पैदा होगा। और ये भी बात है कि सारे के सारे जो आयन्स हैं वो आपके आयनाइज नहीं होते, नहीं सारे सारे मोलिक्यूल्स जो है वो आयनाइज नहीं होते। कुछ आयनाइज होंगे, कुछ एज इट इज ही रहेंगे, तो इसलिए वीक एसिड कहलाता है, इसलिए कंडक्टिविटी की भी इसकी कम होती है।
पहले क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दिया, बट मेरे को था कि आपको एक बार बेसिक समझ आ जाएगी कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से ये बातें आती हैं। बाकी अगर आपने मेरी टॉपिक वाइज वीडियो देखी होंगी तो 100% आपको ये बातें पता ही होंगी, बट क्या करें, आदत से मजबूर, थोड़ा डिटेलिंग में समझाने की आदत है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब कहता है कि व्हेन मेटालिक ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, द सोल्यूशन फॉर्म्ड हैज ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पहली बात तो समझ जाइए ये बेस है आपका, और जब किसी बेस को पानी में मिलाया जाता है, अगर सोल्यूबल बेस हो फिर तो वो एल्कली बन गया आपका। उस कंडीशन के अंदर हमें OH नेगेटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा मिलती है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है OH नेगेटिव आयंस। कहता है टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन वी शुड ऐड, ओके, मैं पहले आपको उसको थोड़ी सी फिर से वही बात थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। जो भी कोई हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी जो pH वैल्यू होती है वो हमारी 7 होती है, पहली बात तो ये समझिए। अगर pH वैल्यू घटती जाएगी तो इसका मतलब होता है उतना ही ज्यादा उसमें हाइड्रोनियम आयंस हैं, उसमें उतना ही ज्यादा H पॉजिटिव आयंस हैं, तो उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो मतलब जितनी कम वैल्यू होगी pH की उतना वो एसिडिक नेचर का होता है, और जितना pH वैल्यू बढ़ता जाएगा मतलब ये कि उसमें OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है, मैं ऐसा बोलूं तो बेटर है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो उतना ही अल्कलाइन नेचर का होता जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि टू इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन वी शुड ऐड, ऑब्वियस है कि मुझे अल्कली जो सॉल्यूशन है इसमें ऐड करना चाहिए ताकि इसका H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटे, OH की बढ़े, और ये उतना ही अल्कलाइन होता जाए और उसकी पीएच वैल्यू बढ़ती जाए। तो यही इसका आंसर भी है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। बात है 4th नंबर की, कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। हायर द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन मोर, अभी मैंने क्या बताया आपको कि जितनी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो अल्कलाइन नेचर का होता है। सो इसका आंसर है अल्कलाइन नेचर, ठीक है, उतना ही होगा आपका। देखिए वही आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं, गिव अप्रोप्रिएट साइंटिफिक रीजन फॉर, कहता था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके मॉलिक्यूल्स कितने आयनाइज हुए हैं। जिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा आयनाइज होके H पॉजिटिव आयंस क्रिएट करते हैं उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। जब मैंने आपको एसिटिक एसिड का एग्जांपल दिया था तो मैंने बताया था कि कभी ये मत देखकर कहना कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही H पॉजिटिव आयन बनेंगे, नहीं। एसिटिक एसिड के अंदर कुछ आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज तो होते हैं, बट एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करता है, चार नहीं करता, इवन इफ उसमें 4 हाइड्रोजन हो तो भी। और कुछ तो आपके आयंस ऐसे हैं या कुछ मॉलिक्यूल आपके ऐसे ही हैं जो आयनाइज ही नहीं होते आपके। इसकी वजह से जो एसिटिक एसिड है वो आपका वीक है, और जो आपकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाया जाता है। और इसी वजह से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंडक्टिविटी है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा होती है। बाकी ये आपका आंसर है, मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया है, जस्ट बताने के लिए कर रहा हूं। तो electrical conductivity of acetic acid is less because it contains ions as well as molecules, but sulfuric acid contains only free ions and so it conducts more electricity than acetic acid, जो मैंने अभी आपको बताया है। बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। अब 6th क्वेश्चन के अंदर क्या है, द बेसिसिटी ऑफ एसिडिक एसिड इज। देखिए मैं आपको इसके बारे में, क्योंकि अब नया वर्ड है तो मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा। बेसिसिटी का मतलब होता है कि जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी एसिड का जब आयनाइज होता है तो उस कंडीशन में कितने हाइड्रोनियम आयंस वो क्रिएट करता है। जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस कोई क्रिएट करेगा उतनी ही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। अब एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं, एसिटिक एसिड की मैं बात करता हूं, ठीक है, एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो यार मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि ये होता है CH3COOH।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स देखें तो ऑब्वियस है, लगता है यार 4 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी ये आपका आयनाइज होगा तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन पैदा होता है, बस सिर्फ एक ही आपका हाइड्रोनियम आयन जो है वो आपको मिलता है। अब क्योंकि सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन हमें मिलेगा, सिर्फ इसी वजह से इसकी जो बेसिसिटी होती है वो आपकी 1 होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका 1 होगा। बाकी अगर मुझे आपको ये थोड़ा इक्वेशन के तौर पे बताना, तो CH3COOH प्लस H2O और लीजिए, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपस में रिकम्बाइन हो सकते हैं। तो ये बनता है बेटा H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, प्लस CH3COO और ये नेगेटिव आयन होता है आपका। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इसमें इसको एसीटेट आयन भी हम कह देते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, आपको मुझे थोड़ा बेसिक बताना था वो मैंने बता दिया। तो आई होप आपको बेसिसिटी अब समझ में आ गया होगा, पक्का? गुड। बाकी ये देखो प्रॉपर वे में आपके लिए हमने करके दिया है। द बेसिसिटी ऑफ द एसिटिक एसिड 1 बिकॉज ऑन आयनाइजेशन इट गिव्स ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन से ही डिसाइड किया जाता है। अब क्या था कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस विच इज अंडरलाइंड एन एसिड विच इज प्रेजेंट इन विनेगर। एसिटिक एसिड होता है आपका, वीक होता है ना, ये वीक है, ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर जो मैंने इजी है यार, ये तो आप कर सकते हो। और आपने देखा कि एसिटिक एसिड के अराउंड कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। बाकी कहता है री राइट द स्टेटमेंट इन द करेक्ट फॉर्म यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड या वर्ड्स। कहता है कि आपका जो मैग्नीशियम है जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो वो लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। नाइट्रिक एसिड, देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जितनी मतलब क्या कहते हैं उसको, जितना हमारा कोई एसिड, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा हूँ, डिल्यूट होगा, उतना ही वो किसी मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस हमारा निकालता है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इसका ना बस एक ही गलती है कि यहाँ पर डाइल्यूट लिखा होना चाहिए था, बस, बाकी सब ठीक है। ये देखिए, तो मैग्नीशियम reacts with very dilute nitric acid to liberate hydrogen gas। देखिए Mg आपका हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया HNO3 जो कि आपकी नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट फॉर्म में होने की वजह से ब्रैकेट में डाइल्यूट लिखा हुआ और आपने भी वही लिखना है। उसके बाद आप भी अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा। ये जो Mg आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये तो पहले टूटेगा आपका। कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव साथ में NO3 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में टूटेगा आपका। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है 2 पॉजिटिव होती है, इसकी वजह से यहाँ पैरों में इसके 2 आ गया और 2 हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन आपस में मिलकर ये बन गया आपका H2। एज ए गैस वो इवॉल्व हो जाती है। कहते हैं नेम द गैस प्रोड्यूस ऑन रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल सल्फाइड। देखिए जब कभी भी आप मेटल सल्फाइड का बात करेंगे तो एक ही गैस फॉर्म होती है जो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज H2S। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है, सल्फेट अगर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप समझोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो देख लेते हैं एक बार, जैसे मैंने कहा, देखिए हमारे पास कोई भी FeS है, आयरन सल्फाइड है, H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में लिया हुआ है, तो FeSO4 बन गया, बस साथ में H2S बन गया। तो जो मैंने कहा था देखो आपके सामने ही है। ओके, कहते हैं गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ जिंक सल्फाइड प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मोटी मोटी बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि ये जिंक सल्फाइड है तो 100% है कि H2S आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। तो हमारे पास जिंक सल्फाइड तो हो गया ZnS प्लस डाइल्यूट H2SO4, ये हो गया H2SO4 और ये किस फॉर्म में है? ये मेरे डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है। तो अब ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा आपका,
ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, मतलब ये कि ZnSO4 प्लस H2S। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। और गैशियस फॉर्म में तो एरो ऊपर लगा देता हूँ। बाकी आपके सामने रिएक्शन यहाँ पे दोबारा दिखाई हुई है प्रॉपर वे में, कुछ गलती हो तो प्लीज यहाँ से करेक्ट कर लेना। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। कहते हैं व्हेन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन सल्फाइड द गैस इन्वॉल्व्ड इज। अब देखो यार, आप समझदार हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब यहाँ पे सल्फाइड वर्ड यूज हो जाए तो मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड ही आपका गैस जो है वो इवॉल्व होता है, इसीलिए आपका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत इजी है यार, देखो मैंने आपको पहले बताया बहुत इजी है, बट छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। एक ऐसा ऑर्गेनिक वीक एसिड बताइए जो इन सब में है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। आप देखकर बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। रह जाता है सिर्फ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो HCOOH होता है आपका। तो देखिए, हाँ, फॉर्मिक एसिड ही आपका सही आंसर है यहाँ पर। बात है 13th की। कहते हैं अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंटेन्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑफ द सॉल्यूट, मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर आयंस भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर चीज को हम वीक एसिड का ही नाम देंगे, क्योंकि वीक के अंदर दोनों ही चीजें होती हैं। देखिए आ गया ना वीक। अच्छा, फिर आता है ये, सिलेक्ट द एसिड विच कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम्स इन इट। 4 हाइड्रोजन एटम उसके अंदर पड़े हैं। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, तो ये हो गया फॉर्मिक, इसमें 2 ही हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक H2SO4, 2 हाइड्रोजन है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, 1 हाइड्रोजन है। एसिटिक एसिड CH3COOH, OOH, तो इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए डी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहता है द aqueous solution of the following compounds which contain both ions and molecule is। आपको मैंने बता दिया बेटा, जो वीक एसिड होगा उसमें मॉलिक्यूल्स भी होंगे और आयंस भी होंगे, और इन सब में वीक जो है वो एसिटिक एसिड है। और आपने शायद देखा होगा कितनी बार आपको एसिटिक एसिड के बेस के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन है वो समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के प्रीवियस क्वेश्चन की शुरुआत कर दी है, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।